हेलो दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। जैसे कि हम लोग जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो मॉडल प्रश्न प्रस्तुत की गई थी उसको हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग जियोग्राफी का क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 14 तक चर्चा करेंगे, जिसको कम से कम 50 शब्दों में लिखना होगा। ये सिर्फ 12 के लिए ही नहीं है, बल्कि जो भी अगर जेपीएससी का मेंस देना है या किसी भी स्टेट का पीसीएस का मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम देना है, जहाँ पे सब्जेक्टिव होगा, वहाँ के लिए ये एक मतलब शुरुआती एक आप मान सकते हैं कि शुरुआत यहीं से उनको करना है। तो उसी क्रम में वहाँ पे भी लिखना पड़ेगा और उसी लहजे से जैसे लिखा जाएगा उसी को यहाँ से हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न की ओर आते हैं कि जो 8वां क्वेश्चन होगा, 8वां क्वेश्चन हम लोग का क्या है। 8वां जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8वां है कि मानव विकास के 3 सूचकांक को लिखना है। मानव विकास के 3 सूचकांक। तो मानव विकास के 3 सूचकांक को लिखना है, या बताइए। कुछ इस टाइप से आप लोग का क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मतलब कि चलो हम लोग लिख देते हैं कि चलो ये 3 सूचकांक है, मतलब विकास, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और संसाधन की पहुंच। अगर ये 3 पॉइंट है तो हम लोग को डायरेक्ट 3 पॉइंट नहीं निकलना है, डायरेक्ट 3 पॉइंट हम लोग को नहीं लिखना है, बल्कि इसमें मानव विकास की बात करें तो थोड़ा हम लोग परिचय लिखेंगे। परिचय में क्या लिखेंगे कि मानव विकास के बारे में थोड़ा बहुत लिखेंगे। कि सबसे पहले अगर मानव विकास के बारे में भी आप लिख सकते हैं कि मानव के विकास के लिए क्या क्या जरूरी है, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि जो मानव विकास की जो परिकल्पना है, मानव विकास की परिकल्पना डॉक्टर कौन, डॉक्टर हम लोग का पाकिस्तानी जो अर्थशास्त्री है, क्या नाम है, महबूब उल हक, महबूब उल हक जो वहाँ मतलब इसका जो मानव विकास की परिकल्पना की थी उसको दिए थे। तो उसको मतलब ये आप लिख सकते हैं कि मानव विकास की जो परिकल्पना दिए थे जो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक, उसको लिखेंगे। उसके बाद हम लोग को लिखना है कि मानव विकास के 3 सूचकांक निम्नलिखित है। तो उसके बाद लिखना है, मतलब एक लाइन लिखना है जो मानव विकास के बारे में होगा, वो क्या होगा, वो परिचय होगा। उसके बाद हम लोग को दूसरा पॉइंट में लिखना है कि मानव विकास के 3 सूचकांक निम्न है, यहाँ तक लिखना है। अच्छा, जैसे कोई भी प्रश्न उत्तर लिखना है तो हम लोग का 3 फॉर्मेट होना चाहिए ना। पहला हम लोग परिचय लिखते हैं। परिचय में क्या लिखते हैं, जो प्रश्न के बारे में पूछा जाता है उसका थोड़ा बेसिक नॉलेज हम लोग देखते हैं। और जैसे परिचय होगा उसके बाद हम लोग लिखते हैं मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु में क्या लिखते हैं, मुख्य बिंदु में हम लोग जो प्रश्नों की जो डिमांड है, जो प्रश्नों की डिमांड है उसको मुख्य बिंदु कहा जाता है, वो मुख्य बिंदु लिखते हैं। और थर्ड वाला जो होता है निष्कर्ष लिखते हैं। कोई भी एक उत्तर का आदर्श जो फॉर्मेट होता है वो इसी 3 फॉर्मेट में होता है, परिचय, मुख्य बिंदु और निष्कर्ष। तो हम लोग का प्रश्न है कि मानव विकास के 3 सूचकांक बताइए। तो मानव विकास के 3 सूचकांक मतलब बताने से पहले एक बार इनको मानव विकास क्या है उसको समझेंगे। तो मानव विकास की परिकल्पना जो लाई गई थी वो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक की है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि इनके 3 सूचकांक निम्नलिखित है। और जब इस टाइप से पॉइंट लिखेंगे उसके बाद ऐसा पॉइंट नहीं लिखेंगे, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कारगर जो हम लोग को साबित अच्छा होगा वो इस टाइप से हम लोग लिखेंगे। इस टाइप से 3 पॉइंट हम लोग लिखेंगे, 3 एरो दिखा देंगे। पहला में क्या होगा, पहला हम लोग का स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य संबंधित होगा। दूसरा हम लोग का होगा शिक्षा से संबंधित। और तीसरा जो पॉइंट होगा वो हम लोग का संसाधनों की पहुंच, संसाधनों की पहुंच। ये 3 पॉइंट है। तो ये तीनों पॉइंट जैसे हम लोग लिखेंगे, चूंकि कितने शब्दों में लिखना है, 50 वर्ड्स में लिखना है। तो 50 वर्ड्स में लिखना है तो
ये 3 सूचकांक है। अब इसको तीनों को थोड़ा थोड़ा इतना दूर ठीक ही लिखेंगे, इतना दूर लिख लिए। अब इसको पैराग्राफ में लिखेंगे। अब कैसे पैराग्राफ में लिखेंगे इसको, ये स्वास्थ्य हुआ, यहाँ पे अंडरलाइन कर देना है, फिर इसके बाद यहाँ से लिखना शुरू कर देना है कि स्वास्थ्य क्या है। उसके बाद फिर से यहाँ जैसे ख़त्म होगा दूसरा में हम लोग शिक्षा को लिखेंगे कि शिक्षा क्या है, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे फिर संसाधनों की पहुँच। ये हम लोग 3 पॉइंट लिखेंगे। तो स्वास्थ्य में अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य में क्या है उसको एक बार हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो ये तीनों पॉइंट को हम लोग को लिखना होगा, ठीक है ना। तो तीनों पॉइंट में अगर हम लोग देखें तो जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य किस में आएगा, स्वास्थ्य हम लोग का किस में रहेगा। स्वास्थ्य का मतलब यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो स्वास्थ्य का मतलब लिया गया है, इसका मतलब होता है कि जन्म के टाइम जो जीवन प्रत्याशा है, जन्म मतलब यहाँ लिखना है कि जन्म से संबंधित, मतलब स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक, मतलब स्वास्थ्य का जो मूल्यांकन करने के लिए चुना गया जो सूचक होगा वो जन्म प्रत्याशा है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को डिफाइन करता है स्वास्थ्य। इतना ही लिखना है। तो इसमें हम लोग फिर शिक्षा की बात किया जाएगा तो शिक्षा में पूर्ण साक्षरता दर और सकल नामांकन का अनुपात लिखना है। पूर्ण मतलब कौन सा, जो एजेड में जो एडल्ट एजुकेशन होता है, पूर्ण साक्षरता दर और क्या होगा, सकल अनुपात, सकल नामांकन का अनुपात, ठीक ना। सकल नामांकन का अनुपात, ये दोनों लिखना है। मतलब शिक्षा में हम लोग किस शिक्षा का हम लोग बात कर रहे हैं, पूर्ण साक्षरता और सकल नामांकन दर, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं शिक्षा में। संसाधनों की पहुंच जो है, संसाधनों की पहुंच जो होगा वो हम लोग किस पर करेंगे, क्रय शक्ति के अनुसार जो मतलब संसाधनों की पहुंच है। तो ये क्रय क्षमता, क्रय क्षमता के अनुसार, मतलब जो संसाधनों की पहुंच होगी वो संसाधनों की पहुंच कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। किसी जो मतलब जो वस्तु खरीदी जाएगी या जो सेवाएं ली जाएगी उसके लिए जितना मतलब हम लोग क्रय मतलब कि जितना हम लोग परचेस कर सकते हैं उस क्षमता के अनुसार यहाँ पे हम लोग संसाधनों की पहुँच को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो इतना जैसे ही आप लोग लिखिएगा तो ये 50 शब्द में हो जाएगा। और अंततः हम लोग का ये निष्कर्ष में लिखना है। तो निष्कर्ष में क्या लिखना होगा, निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव है। तो यहाँ लिख देना है कि मानव विकास न केवल अपने व्यक्तिगत विकास को प्राप्त करता है बल्कि एक देश के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान करता है। तो इतना ही लिखना है और इस तरीके से हम लोग का पहला 8वां क्वेश्चन हम लोग को कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग समझ रहे होंगे। 9वां क्वेश्चन है कि जनसंख्या परिवर्तन, जो पीसीएस का तैयारी करना है आगे, जिसको जो जेपीएससी बीपीएससी या यूपीएससी का आगे तैयारी करना है वो भी इसी तरीके से सीखना है, उसको भी यहीं से सीखते हुए आगे चलना है क्योंकि वहाँ पे भी आंसर राइटिंग ज़रूरी है। तो ये पॉइंट हो गया हम लोग का 8वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन हम लोग आएंगे। 9वां क्वेश्चन जो लिखा मतलब क्वेश्चन है हम लोग का मॉडल पेपर में कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटकों के नाम लिखें। क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटकों के नाम लिखे। जनसंख्या परिवर्तन अंडरलाइन। तो जनसंख्या जो परिवर्तन होगा उसका 3 प्रश्न क्या है, 9वां नंबर है। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटकों का नाम लिखे। 3 घटकों का नाम लिखें।
जनसंख्या परिवर्तन होगा, जनसंख्या परिवर्तन होगा इसका मतलब है कि जनसंख्या बढ़ भी सकता है और जनसंख्या कम भी हो सकता है। परिवर्तन का मतलब वही हो रहा है ना, या तो बढ़ेगा या घटेगा, स्थिर तो नहीं रहेगा। स्थिर रहने से क्या होता है कि कोई नो परिवर्तन होगा, नो चेंज। बट यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 घटकों का जो परिवर्तन करेगा या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा, इसका ही होगा ना, प्लस या फिर माइनस। तो अगर परिवर्तन करने के लिए 3 घटक की बात किया जाए तो एक घटक मान के चलिए क्या होगा, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य एक घटक होगा ना। स्वास्थ्य घटक कैसे होगा, मान के चलिए अगर स्वास्थ्य सुविधाएं अगर बेहतरीन होगा तो जनसंख्या, स्वास्थ्य सुविधाएं अगर बेहतरीन होगा तो लोग अगर बीमार पड़ भी जाते हैं तो बीमार होने के बाद सुधर जाएंगे, मतलब रिकवर कर लेंगे तुरंत। और उसके बाद जैसे छोटे छोटे बीमारियों से पहले लोग की मौत हो जाती थी, तो अब क्या होगा, जब स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होगी तो क्या होगा, मौत होने की संख्या कम होगी। और जब मौत होने की संख्या कम होगी तो जनसंख्या में क्या होगा, वृद्धि होगी। तो इसका मतलब हम लोग जनसंख्या में वृद्धि होगा। ये समझ में आ गया ना। अगर स्वास्थ्य सुविधाएं कम होंगे तो उपचार कम होगा, उपचार कम होगा तो जनसंख्या क्या होगी, जनसंख्या में कमी होगी। जनसंख्या में कमी कैसे होगी, जब उपचार कम होगा तो लोग कम जिंदा हो पाएंगे। मान के चलिए किसी को बीमार हो गया, भगवान ना करे, अगर किसी को ये हो गया, बीमार हो जाता है, फिर उसको अच्छा से स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो पाती है, तो अगर उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा, जनसंख्या में मतलब जनसंख्या में कमी होगी ना। तो ये तो एक घटक हम लोग क्या देखें, स्वास्थ्य। दूसरा अगर घटक की बात करें, 3 घटक का हम लोग को चर्चा करना है ना, तो स्वास्थ्य हुआ। शिक्षा पर बात करते हैं। शिक्षा कहिए या इसको जागरूकता, दोनों एक ही चीज होगा। शिक्षा कहें या जागरूकता, ठीक। अगर शिक्षा में अगर ठीक ठाक होगा, मतलब उचित शिक्षा मिलेगा, उचित शिक्षा या जागरूकता मिलेगी तो क्या होगा कि लोग समझ में आएगा कि अगर ज़्यादा परिवार नियोजन, अगर परिवार प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग अगर सही से नहीं किया जाए, मतलब मान के चलिए किसी आदमी के घर में 1 या 2 बच्चे हैं और किसी आदमी के पास 4 या 5 बच्चे हैं, तो इसका मतलब है कि अगर शिक्षा उनको अच्छा मिला है कि तो उनको सोचेगा यार कम परिवार रहेगा तो सुखी परिवार होगा, 1 या 2 बच्चे होंगे तो उसको मतलब उसको पालन पोषण करना आसान होगा। जिस तरीके से अभी महंगाई बढ़ रही है या इस शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए जो फीस बढ़ रही है, उसको अगर बच्चा पैदा करना ही तो मानता है नहीं, उसको तो इंसान भी तो बनाना होगा। तो उनसे क्या होगा कि उनको लगेगा कि एक ही बच्चा पैदा करो लेकिन उसको एक अच्छा इंसान बनाओ। तो ये कहाँ से आएगा, ये शिक्षा से आएगा, जागरूकता से आएगा। तो ये क्या होगा, जनसंख्या को इसमें कंट्रोल करेगा, मतलब जनसंख्या में क्या होगा, कमी होगा। अगर मान के चले अगर शिक्षा के अभाव है या जागरूकता का अभाव होगा तो लोग क्या सोचेंगे, जो बच्चा पैदा हो रही तो बोलेंगे तो भगवान ने दिया है, हम लोग थोड़े किए हैं, ये तो भगवान का देन है, हम लोग इसको ना नहीं कर सकते। यही गांव साइड यही बोला जाता है ना, ये तो भगवान का प्रसाद है, वही बोलते हैं ना। तो जागरूकता के अभाव में क्या होगा फिर, मतलब जो बच्चे, जो सुखी परिवार, छोटा परिवार जो है वो संकल्पना वहाँ नहीं मायने रखते हैं, वहाँ पे बच्चे होते जाते हैं और इस तरीके से मतलब जनसंख्या वृद्धि हो जाती है, जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी इससे। तीसरा और एक घटक हम लोग को देखना है ना, कितना घटक हुआ, 2 घटक हुआ, एक शिक्षा एक स्वास्थ्य। तीसरा घटक की बात करें तो अगर हम लोग प्राकृतिक आपदा को भी हम लोग जनसंख्या में परिवर्तन का घटक मान सकते हैं ना। आगे चलते हैं कैसे मानेंगे इसको। प्राकृतिक या मानव जनित घटना, ये तीसरा घटक है। तीसरा घटक मान के चलिए, देखिए इससे हम लोग को समझना है कि हम लोग को रटना ना मानना पड़े। तो जैसे कोई मान के चले भूकंप आएगा, सुनामी आएगी, तड़क चालक वगैरह होगा,
भूस्खलन आएगा तो क्या होगा, अगल बगल जो प्रभावित क्षेत्र है वहाँ कमोबेश 2-4 आदमी तो मतलब अकाल मृत्यु हो जाती है। तो ये सब आने से क्या होता है, ये सब आने से घटित होने से जनसंख्या में कमी आएगा ना, और जब घटित नहीं होगा तो जनसंख्या में वृद्धि होगी। तो इस तरीके से लिखना है कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य घटकों में अगर हम लोग देखें तो स्वास्थ्य होगा, शिक्षा होगा और प्राकृतिक और मानव जनित घटना। किसी को इसके अलावा भी और घटक हो सकता है, लेकिन अपने तरफ से जो मतलब कॉमन है, जो हम लोग देख पा रहे हैं, जो समझ रहे हैं, तो उसको हम लोग यहाँ समझने का प्रयास किए हैं। 9वां क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कि कैसे लिखना है। देखिए एग्ज़ाम में मैं अभी भी वही कहूँगा, या आप लोग को भी ये समझना चाहिए कि आप एग्ज़ाम रट्टा मार के नहीं लिख सकते हैं। अच्छा से रट्टा मार के आप पास कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा नंबर लाने के लिए आपको अपनी भाषा शैली, अपनी समझदारी होना ज़रूरी है। तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ दिखाने का या समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इतना हम लोग 9 क्वेश्चन हो गया। 10वां क्वेश्चन है हम लोग का, ये समझ में आ गया ना। 10वां क्वेश्चन है कि सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में किस प्रकार सुविधाजनक है या किस प्रकार सुगम है, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग देखिए, ज़रूरी नहीं है कि भूगोल के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक चीज़ बुक से पढ़ा जाए। भूगोल आपका जो आसपास दिखता है वही हम लोग को होता है। आपके पास मान के चलिए आप ट्रेन में भी सवार करते हैं और बस या फिर ऑटो में भी आप सवार करके एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। आप दोनों में अपने आप ही अंतर सोचिए कि रेलवे में जाना है तो क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, अगर रेलवे से अगर हम लोग बस में जाएंगे तो हम लोग को क्या क्या बेनिफिट होगा, हम लोग के लिए क्या ज़्यादा हम लोग का सुगम, क्या इजीली अवेलेबल है। तो मान के चले अगर ट्रेन में चलेंगे तो ट्रेन की एक निश्चित टाइम होगी कि हाँ वो उसी टाइम पर आएंगे, उसी टाइम पे ट्रेन आएगी, उसी टाइम पे ट्रेन जाएगी। जबकि बस क्या है, बस या फिर जो भी सड़क से संबंधित है तो क्या होगा, चलते रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात है, अगर बस रहेंगे तो आपके घर के बगल में भी बस स्टॉप होगा, आपके जहाँ जहाँ मेन पॉइंट है वहाँ बस स्टॉप होगा, आपका हर 2 मिनट में बस स्टॉप मिल सकता है। लेकिन क्या ट्रेन में ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। रेलवे में ऐसा पॉसिबल कहाँ है? यहाँ 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर कहीं कहीं 100-200 किलोमीटर के बीच 1-2 स्टेशन होता है। तो उसी तरीके से बोलेंगे घर तक पहुंच हम लोग का सड़क से माध्यम से होता है। और क्या हो सकता है, सड़क में हम लोग को ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है, जबकि ट्रेन के लिए एक समान जगह होना चाहिए, ऊपर अप डाउन वहाँ नहीं होता है। तो ट्रेन के होगा तो सब मतलब वो हर जगह हो जाएगा बस, लेकिन जो रोड सड़क वाला वही मान के चले, अगर कहीं जम्मू कश्मीर है, अरुणाचल प्रदेश है, या हम लोग का झारखंड में अगर नेतरहाट वाला क्षेत्र है, छोटनागपुर वाला क्षेत्र है, जहाँ पे पहाड़ पर्वत है, वहाँ अभी तक ट्रेन का रेल परिचालन अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन वहाँ क्या रेल परिचालन नहीं है, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे बस ट्रक नहीं चल रही है, क्योंकि बस ट्रक के लिए उस टाइप से ये किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्थिति में सड़क मार्ग हम लोग बना सकते हैं। लेकिन ट्रेन रेल मार्ग के माध्यम से इतना हम लोग का सुगम और सुलभ नहीं होता है। तो ये तो हम लोग आम समझदारी ऐसे ही हम लोग बिना बुक पढ़े इतना हम लोग को समझ में आ जाता है। तो वही चीज़ लिखना है वहाँ पे। 10वां क्वेश्चन है ना, सड़क परिवहन रेल परिवहन के तुलना में किस प्रकार सुगम है। सड़क परिवहन रेल परिवहन के तुलना में किस प्रकार क्या है, सुगम है। अभी जो हम लोग चर्चा किए उसी को लिखते हैं। पहला क्या बोलेंगे हम लोग, घर तक पहुंच लिखेंगे ना, घर तक पहुंच। ये सब के लिए रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, अपना कॉमन सेंस यूज कीजिए आप लोग भी। घर तक पहुंच होगा। दूसरा क्या होगा, कम लागत पर होगा, कम लागत
पर किसी भी भौगोलिक अवस्थिति में, किसी भी भौगोलिक अवस्थिति में कर सकते हैं। कम लागत पर किसी भी भौगोलिक अवस्थिति का मतलब होता है यहाँ पर्वत बोल सकते हैं, पठार, पर्वत पठार कुछ भी होगा, सब में मतलब हम लोग सड़क मार्ग चलाया जा सकता है। और क्या कर सकते, कम लागत पर होगा। फिर छोटी दूरी, मान के चलिए छोटी, एक टोला से दूसरा टोला या एक गांव से दूसरा गांव जाने के लिए क्या हम लोग रेल का यूज करते हैं या सड़क मार्ग का। तो छोटी दूरियों के लिए और क्या बोल सकते हैं हम लोग, 1 2 3 कम लागत हो गया, घर घर तक पहुंच छोटी दूरियों के लिए। और कुछ होगा इसमें मेंटेनेंस, मरम्मत खर्च कम होती है। मरम्मत खर्च नहीं, यहाँ लागत होता है, मरम्मत लागत कम होता है। तो इतना पॉइंट को हम लोग को डिफाइन करना है। जैसे घर घर तक पहुँच है तो इसको आगे बताना है कि घर घर तक पहुँच के लिए हम लोग का सड़क मार्ग ज़्यादा सुलभ होता है। सड़क मार्ग ज़्यादा सुलभ होता है तुलनात्मक रूप से रेल परिवहन के। उसी तरीके से कम लागत वाला भी लिखना है, तो इसको अपने से डिफाइन करना है, पॉइंट इतना ही रखना है, ठीक ना। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि की विशेषताएं क्या है। भारतीय कृषि की विशेषताएं, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। भारतीय कृषि की क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे कि आप सभी कहीं ना कहीं गांव से संबंध रखते हैं, और जब अगर आप गांव से संबंध रखते हैं तो ये बताना या ये समझना आप लोग के लिए और आसान होगी कि गांव में अगर कृषि की विशेषताएं बात किया जाए, भले झारखंड की हो, भारत के किसी भी राज्य की बात किया जाए, तो अभी सिंचाई हम लोग का कम से कम होता है। मतलब अगर बात देखा जाए, अगर किसी वर्ष अगर बारिश ठीक ढंग से नहीं हो पाती तो क्या होता है, उस साल सूखा घोषित कर दिया जाता है। तो मतलब उस साल फसल का उत्पादन कम हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जो भारतीय कृषि है वो मानसून पर निर्भर है, इसलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। तो इसकी एक विशेषता होगी, मान के चलिए। दूसरा है कि जो भारतीय कृषि या भारत में जो कृषि है, लगभग अभी भी सबसे बड़ी जनसंख्या को कहीं अगर रोजगार मिल रहा है तो कृषि क्षेत्र में मिलता है, उसके बाद वस्त्र उद्योग में मिलता है, लेकिन सबसे पहला किस में मिलता है, कृषि उद्योग में। दूसरा है, तीसरा क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, तीसरा पॉइंट अगर हम लोग देखें तो भारतीय कृषि लगभग यहाँ के जितने लोग हैं सबको मतलब भरण पोषण के लिए उतना ये है, सक्षम है। साथ ही साथ अभी भारतीय कृषि में जैसे कि चावल को अभी हम लोग निर्यात कर रहे हैं, मतलब खाद्यान्न आत्मनिर्भरता देश के रूप में हम लोग जाने जाते हैं। तो ये भी एक विशेषताएं हैं। तो ये सब जितनी भी विशेषताएं हैं उसको एक बार हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। तो भारतीय कृषि की विशेषताएं, भारतीय कृषि की विशेषताएं का वर्णन करें। वो वर्णन करें तो हम लोग वर्णन करने लग जाएंगे, और वर्णन कितने शब्दों में करना है, 50 शब्दों में। कितने, 50 शब्दों में करना है। देखिए ये सिर्फ और सिर्फ 12 का ही नहीं, जब आप जेपीएससी दीजिएगा, बीपीएससी दीजिएगा, तो भी ये क्वेश्चन आपको वहाँ भी देखने को मिलेगा। तो इसलिए अभी से पढ़ के रहिए। देखिए सरकारी सर्विस में सबसे ज़्यादा अगर किसी का होना चाहिए वो होना चाहिए आर्ट्स के बच्चों को, लेकिन नहीं होता है। कहीं न कहीं अपने पढ़ाई में लापरवाही करते हैं कुछ, वो आप लोग अपने समझ सकते हैं कि क्या करते होंगे जो नहीं होता है। कि बाकी बच्चे जो साइंस पढ़ के साइंस में ग्रेजुएशन करते हैं उसके बाद आते हैं और 1 साल में नौकरी ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं समझने वाली बात है, और ये आप लोगों की समझ में छोड़ देता हूँ। तो भारतीय कृषि की विशेषताएं का वर्णन करें तो सबसे पहले जब भी
भारतीय कृषि हो या कुछ भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है, उसको एक हम लोग परिचय देना है। तो परिचय हम लोग क्या देखेंगे, भारतीय कृषि के बारे में। तो भारत एक कृषि प्रधान देश, कम से कम एक लाइन तो लिख ही सकते हैं ना। तो अगर हम लोग लिख दें भारत एक कृषि प्रधान देश है, इतना लिखें। और उसके बाद लिखें भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के अधिकांश जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय कृषि या कृषि पर संलग्न है, इतना लिख सकते हैं। और जैसे इतना लिखेंगे उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि भारतीय कृषि की निम्न विशेषताएं हैं। उसके बाद यहाँ पॉइंट वाइज लिख दीजिए भारतीय कृषि की निम्न विशेषताएं। तो भारतीय कृषि की जो भी निम्न विशेषताएं उसको लिखने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि ये लगभग आधी जनसंख्या को भरण पोषण करने में सक्षम है, ये लिखेंगे। ये भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं हैं कि यह देश की लगभग आधी जनसंख्या का भरण पोषण करते हैं। कृषि पर आधारित कच्चे माल, कृषि पर आधारित कच्चे माल की आपूर्ति, ये समझ में आ गया ना। कृषि पर आधारित कच्चे माल की आपूर्ति, एग्जाम्पल यहाँ लिख दीजिए क्या, सूती वस्त्र उद्योग लिखिए यहाँ पे, वस्त्र उद्योग, गन्ना से संबंधित उद्योग होगा ना। ये सब के लिए कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, कृषि से ही मिलेगा। और क्या मिल सकता है कि भारतीय कृषि एक मानसून पर निर्भर वाली है, भारतीय कृषि मानसून आधारित है। तो मानसून आधारित क्या है, भारतीय कृषि मानसून आधारित है। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट में अगर देखें तो चौथा पॉइंट क्या होगा यहाँ पर, ऋतुओं के आधार पर यहाँ कृषि होती है। इसको भी एक बार लिख दीजिए, कृषि होती है। तो कौन कौन सा, जैसे रबी हुआ, खरीफ हुआ और जायद, तो ये सब क्या है, कृषि है। तो इस तरीके से जैसे आप 3 पॉइंट 4 पॉइंट दिखेगा तो आपका 50 शब्द हो जाएगा। तो 50 शब्द से ही लिखना है। तो इतना आप लोग समझ में आ गया होगा। मेन पॉइंट इतना ही लिखना है, आगे अपने से भी आप लिख सकते हैं। तो ये कितने नंबर का क्वेश्चन था, ये हम लोग का 11। 12वां क्वेश्चन है कि भू निम्नीकरण को कम करने के उपाय बताइए। ये आप लोग का 12 में, ग्रेजुएशन में, मतलब 12 में दिख रहा है, जियोग्राफी में। यही जब आप जेपीएससी में पढ़िएगा तो जेपीएससी में ये हम लोग को मिलेगा इन्वायरमेंट में। कहाँ, इन्वायरमेंट में ये वाला टॉपिक। बारहवां क्वेश्चन है कि निम्नीकरण जो होता है, भू निम्नीकरण। तो सबसे पहले जब भी भू निम्नीकरण की बात या इनके प्रश्न लिखेंगे तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर भू निम्नीकरण क्या है। भू निम्नीकरण क्या है, इसको एक बार पहले समझना है कि भू निम्नीकरण क्या है। बारह नंबर क्वेश्चन क्या है, भू निम्नीकरण को कम करने के उपाय बताइए। भू निम्नीकरण को कम करने की उपाय बताइए, ये होगा। ठीक, तो भू निम्नीकरण को कम करने के उपाय बताइए। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना जरूरी है कि भू निम्नीकरण है क्या।
भू निम्नीकरण है कि आप लोग सुने होंगे, जियोग्राफी के स्टूडेंट है, जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो आप लोग इसके बारे में एक बार अध्ययन भी किए होंगे, तो उसको अगर आप लोग समझ पा रहे होंगे। भू निम्नीकरण का मतलब होता है कि मान के चलिए कोई ज़मीन है, ज़मीन में उर्वरक शक्ति ठीक ठाक है, अब वहाँ पे क्या होगा कि उस ज़मीन पर जल का भराव हो गया, सॉरी, जब जल भराव हो गया, जब जल भराव होगा तो क्या होगा, उस जल क्षेत्र में जल भराव होगा तो वहाँ क्या बोलते हैं, नमक, मतलब वहाँ सल्ट, वो जो ज़मीन है वो क्या होगा, सल्टी हो जाएगा, मतलब वहाँ पे क्या होगा, सल्टी होगा, मतलब नमकीन हो जाएगा वो वाला पानी, वो वाला जगह। जब जगह नमकीन होगा तो वहाँ क्या फसलों का उत्पादन हो पाएगा पहले जैसा? जाहिर सी बात है नहीं हो पाएगा। यही कारण अगर आज हम लोग देखें तो पंजाब क्षेत्र में, पंजाब के आसपास जो क्षेत्र है, पंजाब हरियाणा, जहाँ पे हरित क्रांति हुई थी, हरित क्रांति सफल हुई है, उस क्षेत्र अभी वो क्षेत्र अभी भूमि निम्नीकरण के शिकार हो चुका है, मतलब वहाँ की ज़मीन की पैदावार अब घट चुकी है। तो इस जो पैदावार घटने की जो उनकी उर्वरकता शक्ति है उसको कम हो रही है, उसको कैसे रोका जाए, ये क्वेश्चन बता रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो भूमि निम्नीकरण क्या है ये समझ में आ गया। भूमि निम्नीकरण क्या है? भूमि संसाधनों का अत्यधिक सिंचाई या अत्यधिक रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करने से भूमि की उर्वरकता शक्ति कम हो जाती है, जिससे हम लोग भू निम्नीकरण के रूप में जानते हैं या समझते हैं। इसको इतना क्या होगा, ये हम लोग का परिचय होगा। तो परिचय में क्या लिखना है, भू निम्नीकरण। भू निम्नीकरण ऐसे लिखना है, फिर आगे लिखना है कि भू निम्नीकरण एक ऐसी परिघटना है, ऐसी घटना है जिसमें भूमि संसाधनों का अत्यधिक दोहन के फलस्वरूप या अत्यधिक दोहन के चलते यहाँ पर पानी की मात्रा या सिंचाई की मात्रा अत्यधिक करने के कारण जल भरा होता है, और अत्यधिक कीटनाशक, रासायनिक कीटनाशक प्रयोग करने के परिणाम स्वरूप भूमि की उत्पादकता क्षमता कम हो जाती है। उसी को हम लोग भू निम्नीकरण कहेंगे। तो जो बता रहा हूँ उसको आप लोग लिखने का प्रयास कीजिए, और लिखेंगे जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसको भू निम्नीकरण को कम करने के उपाय, तो भू निम्नीकरण को कम करने के उपाय निम्नलिखित है, लिख देना है। उसके बाद यहाँ पॉइंट वाइज लिखना शुरू कर देना है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि उचित सिंचाई व्यवस्था, या फिर उचित तरीके से, उचित ढंग से सिंचाई करना। तो क्या होगा, उचित सिंचाई करना, या फिर साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कृषि करना होगा ना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कृषि करना एक पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा, सिंचाई को मतलब उचित रूप से या उचित प्रबंधन के साथ सिंचाई करना होगा। कीटनाशक की बात करेंगे तो कम से कम कीटनाशक का उपयोग करना है, कम से कम रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग या जैविक कृषि को प्रोत्साहित करना होगा। उसके बाद और क्या कर सकते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉइल, मृदा का जांच करना, मृदा का समय पर जांच करना। तो ये सब क्या होगा, ये सब मतलब भू निम्नीकरण को कम करने का ये सब उपाय होगा। तो इसी को आप लोग अपनी लैंग्वेज में और थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, 50 शब्द आप लोग का हो जाएगा। 50 वर्ड ही तो लिखना है, समझ में आ गया ना।
देखिए कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक हो उसको आराम से समझ के साथ लिखेंगे तो हम लोग के लिए इजी होगा और एग्ज़ाम भी बहुत अच्छी तरीके से जाएगा, कोई डाउट नहीं इसमें, बहुत अच्छा से एग्ज़ाम जाएगा। तो ये 12वां क्वेश्चन हो गया। 13वां क्वेश्चन हम लोग का है कि ग्रामीण बस्तियों की आकृति के आधार पर प्रतिरूप बताइए। तो जो ग्रामीण गांव साइड में जो बस्ती, अगर आप लोग गांव से कहीं नहीं कि आप लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आप लोग वहाँ गांव से संबंधित है तो वहाँ देखेंगे गांव की क्या क्या प्रतिरूप है। देखिएगा एक मेन सड़क रहेगा, मेन के दोनों साइड घर रहेंगे, फिर छोटे कस्बे में डिवाइड होगा। ये भी देखा जा सकता है कि रोड के उस साइड कुछ दूसरे कास्ट के लोग हैं, इस साइड कुछ दूसरे कास्ट के हैं, ये सब गांव में देखने को मिलता है। तो उसी के प्रतिरूप के बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर हम लोग 13वां क्वेश्चन में आते हैं तो देखते हैं क्या है, देख लेते हैं एक बार उसको भी। और जो हिस्ट्री बाकी सब्जेक्ट है ना वो लोग का भी करा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। आप लोग के एग्ज़ाम के पहले सब आराम से बेसिक के साथ बता देंगे जो जो भी मॉडल पेपर पे होगा। उसके बाद भी अगर कहीं कुछ डाउट होगा तो उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ग्रामीण बस्तियों के आकृति, ग्रामीण बस्तियों का आकृति, अच्छा क्वेश्चन है हम लोग का कितना नंबर है, ये 13 नंबर ना। ग्रामीण बस्तियों के आकृति, ग्रामीण बस्तियों के आकृति के आधार पर प्रतिरूप बताइए, यही है ना। देखिए अगर आप ग्राम से संबंधित है तो आपको ये समझना और आसान होगा। तो जैसे कहानी है जिसे बता दिया उसी को एक बार हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसको भी हम लोग परिचय लिखना होगा। परिचय में क्या लिखना है इसमें कि भारत गांव में बसता है। डायरेक्ट लिख देना है कि भारत की अभी भी 60 to 70% या मोर देन 70% राइट नाउ ऑल्सो सेटलमेंट इन विलेजर्स एरिया। तो मतलब 70 से अधिक प्रतिशत अभी भी लोग गांव में निवास करते हैं। तो इसलिए इसको हम लोग कह सकते हैं कि भारत गांव में बसता है। तो जैसे लिख दीजिएगा परिचय, भारत गांव में बसता है, अर्थात 70% से अधिक अभी भी जनसंख्या गांव में बैठता है, गांव में रहते हैं, गांव में अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, जीवन को वहीं पे जीते हैं। तो यहाँ तक जैसे समझ में आएगा, ये परिचय होगा। उसके बाद हम लोग मुख्य बिंदु में आएंगे और उनके आकृति के आधार पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ लिखना है कि यहाँ की जो 4 प्रकार के मुख्यतः ग्रामीण बस्तियाँ 4 प्रतिरूप में मिलता है। कौन कौन से 4 प्रतिरूप में, उसको एक बार हम लोग देखने के समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले गुच्छित होगा। कौन सा, ये गुच्छित प्रकार का है, इसको हम लोग क्लस्टर बोलेंगे इंग्लिश में, CLUSTERED, क्लस्टर्ड टाइप का होगा। इसमें मान के चलिए कोई एक ये जलाशय है, क्या जलाशय है, तो आप लोग देखे होंगे गांव साइड अगर जलाशय के रहता है तो जलाशय के चारों ओर घर बना हुआ रहता है। या फिर अगर आप गांव में अगर देखेंगे गांव में कोई एक दुर्गा मंदिर है या जो भी मतलब धार्मिक स्थल है पूजा पाठ के लिए, उसके चारों ओर घर बना हुआ रहता है। या आप लोग ये भी देख सकते हैं कि जो गांव का हेड जिसको माना जाता है उस हेड के चारों ओर घर दिखाई जाता है। तो ये एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनाया जाता है पहले। तो इसको हम लोग गुच्छित कहेंगे। तो आप लोग अपने अनुसार इसको लिख लीजिएगा। तो इसको क्या कहेंगे, गुच्छित कहेंगे। ये समझ में आ गया ना, मेन पॉइंट अंदर में हो गया, उसके चारों ओर आएगा तो ये गुच्छित होगा। ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ऐसा, सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऐसा मतलब माना जाता है। दूसरा अगर देखें
तो दूसरा होगा अर्धगुच्छित। दूसरा क्या होगा? अर्धगुच्छित, मतलब ये गुच्छित है, अब होगा अर्धगुच्छित। अर्धगुच्छित के बारे में अगर देखा जाए, मान के चलिए कि कोई गांव है, ठीक है, ये गांव है, गांव में यहाँ मेन लोग हैं, लेकिन इसके साथ देखिए कहीं कहीं इधर थोड़ा दूर दूर भी हम लोग को देखने को मिलता है दूसरा टोला के रूप में। तो ये सब क्या है? ये तो या फिर अपने से लोग घर से मतलब मेन जो जगह है उससे बाहर निकलते हैं, या फिर जो गांव के जो डोमिनियन गांव के जो एस्टेट जो डोमिनियन लोग होंगे गांव के, जो मतलब उच्च लोग होंगे जिसका प्रभावशाली रहेगा, वो लोग इसको फोर्सपूर्वक मतलब उसको फोर्स करके भी इसको बाहर निकाला जाता है कि वो लोग मेन गांव से दूर हट के निकल जाते हैं। मान के चलिए ये क्या है? रोड है, ठीक, रोड के सामने ये बड़ा गांव है, ठीक, और यहाँ इनका मेन ये है। तो कोई कोई देखिएगा या तो ये अपने से यहाँ आ जाएगा कि चलो मैं रोड के सामने घर बना लेंगे, या फिर कोई यहाँ से इसको कोई भागा भी देगा तो भी वो कहाँ बाहर जाके निकल के आएगा। तो इसको हम लोग अर्धगुच्छित प्रतिरूप कहते हैं। तो ये समझ में यही चीज़ बताना है कि जब मुख्य गांव से एक या दो परिवार जो मुख्य गांव से दूर जाकर कहीं अपना घर बनाता है, वो अपने अनुसार भी हो सकता है या फिर बलपूर्वक भी वो जा सकते हैं, बलपूर्वक भी उसको भेजा जाता है। तो इस प्रकार के जो प्रतिरूप देखने को मिलेगा उसको हम लोग अर्धगुच्छित प्रतिरूप कहेंगे। समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तीसरे टाइप में, तो तीसरा टाइप जो हम लोग का होगा उसको क्या बोलेंगे इसको? पल्लीकृत ये है। पल्लीकृत को अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इसको हेमलेटेड कहा जाता है। क्या बोला जाता है? हेमलेटेड मतलब जैसे कि ये मेन गांव है, मेन गांव से एक टोला इधर आ जाता है, एक टोला ये है। तो ये सब जो मेन गांव से जो टोला के रूप में या फिर पाड़ा के रूप में अगर आप लोग गांव में देखते हैं, ये बोलेंगे ये अमुक पाड़ा है या टोला है। तो ये सब क्या, ये सब मतलब जब मुख्य गांव से उसके शाखा के रूप में अलग से बाहर आ जाता है तो उसको उसका टोला कहा जाता है। और इस तरीके से पूरा प्रतिरूप को जो कहे जाएंगे उसको पल्लीकृत या फिर हेमलेटेड कहेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जेपीएससी में भी पढ़ना होता है। जेपीएससी यूपीएससी सब में ये सब टॉपिक है, वहाँ पे भी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा आगे अगर जाना है तो। परिक्षिप्त या एकाकी एक होता है, फिर परिक्षिप्त या एकांकी यही है। ये मान के चले जैसे कि पहाड़ पर्वत क्षेत्र है तो यहाँ पे कोई घर बना देगा, यहाँ पे कोई घर बना देगा, कोई यहाँ पे, तो इस तरीके से मतलब बहुत बिखरी हुई रहेगा और वहाँ पे एक दो झुंड में रहकर जो रहते हैं उसको हम लोग परिचित एकांकी कहा जाता है। तो इस तरीके से जो मानव बस्ती का जो ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रतिरूप होता है वो हम लोग को निम्नलिखित 4 तरीकों से हम लोग को देखने को मिलता है, जो हम लोग अभी चर्चा किए और जिसको हम लोग समझने का प्रयास किए। ये समझ में आ गई, इसको अपने अनुसार आप लोग अगर नहीं समझ में आ रहे तो थोड़ा पॉज कीजिए वीडियो को थोड़ा रोक दीजिए, फिर उसको सोचिए, फिर समझिए, फिर आगे बढ़िए, ठीक। और अगर फिर भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन हमारा है, वहाँ पे ज़रूर कमेंट कीजिए आप लोग, फिर से उसको और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो। आगे 14वां क्वेश्चन हम लोग के पास है कि मानव के प्राकृतिकरण। आज के इस वीडियो में हम लोग इसको अंतिम क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद फिर 5 क्वेश्चन बचेगा, उसको हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। तो अभी जो हम लोग का क्वेश्चन है 14वां नंबर, ये हम लोग का क्या है? क्वेश्चन का नाम है मानव का प्राकृतिकरण। कमेंट करके बताइएगा सच में मतलब कुछ बेनिफिशियरी हो रही है कि नहीं आप लोगों की। मानव के प्राकृतिकरण, मानव के प्राकृतिकरण, कौन सा? मानव के प्राकृतिकरण।
मानव के प्राकृतिकरण से आप क्या समझते हैं, तो इसमें हम लोग को देखना है। क्वेश्चन नहीं है कि मानव के प्राकृतिकरण से आप क्या समझते हैं, क्योंकि मानव भूगोल का क्वेश्चन है, तो मानव भूगोल के संदर्भ में अगर उस चैप्टर को अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग इसको आराम से बताने का मतलब आप बता सकते हैं, बताने में सक्षम होंगे। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उसको एक बार समझाने का प्रयास करेंगे और उसके अनुरूप एक बार आप लोग एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। सॉरी, ये क्या है, प्राकृतिक है, मान के चलिए ये प्राकृति है, ये प्रकृति है, ठीक। ये है मानव, ये कौन है, मानव है, ठीक। अब देखिए मानव ही दिख रहा है ना, या कुछ और दिख रहा है, बताइए। मानव ही दिख रहा होगा। तो देखिए, अगर मान के चले क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, मानव के प्राकृतिकरण, मतलब मानव जो है वो प्राकृतिक रूप से कैसे ढल जा रहा है। जैसे कि मान के चलिए मानव जो प्राकृतिक रूप से ढल रहा है, इसका मतलब है कि अगर प्रकृति को चेंज नहीं कर रहे, बल्कि प्रकृति जैसा चाह रहा है उसी के अनुरूप मानव भी कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए कि आग जब जंगल में जब दो सूखी लकड़ी इस टाइप से ये होता है, घर्षण होता है, तो क्या होता है, चिंगारी निकलती है। तो इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए फिर इंसानों ने क्या किया कि एक आग निकालने का मतलब आग को फ्रैक्शन से आग की खोज की। तो ये क्या है, एक मानव का प्राकृतिकरण है। ये समझ में आ गया, मानव का प्राकृतिकरण है ये। मान के चलिए कोई हवाएं इधर से जा रही है इससे, ठीक। उसी हवा के अनुरूप अगर हम लोग हवाई जहाज बना देते हैं, या हवाई जहाज का जो गति सिद्धांत है वो हम लोग इस हवा के अनुरूप बनाते हैं, तो ये क्या है, ये प्रकृतिकरण है। मतलब उस हवा की गति को देखते हुए मशीन को क्रिएट किया जा रहा है, तो ये सब प्रकृतिकरण है। तो और ये सब मानव कैसे करेगा, मानव कैसे मतलब प्रकृति से प्रभावित होता है ना, प्रकृति से प्रभावित होकर प्रौद्योगिकी का विकास, प्रकृति से प्रभावित होकर प्रौद्योगिकी का विकास करना है इसमें। इसको अगर एक बार आप लोग लैंग्वेज में लिखना चाहें तो एक बार बता दे रहा हूँ, ठीक। लिखा है कि मानव के प्राकृतिकरण का अर्थ है कि मानव प्रकृति के अनुरूप ढालने की प्रक्रिया है। मानव के प्राकृतिकरण का अर्थ है मानव का प्रकृति के अनुरूप ढालने की एक प्रक्रिया है। प्रकृति मानव का प्रकृति के अनुरूप ढालने की एक प्रक्रिया है, ये बोल रहे हैं, ठीक। मानव अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से अनन्य क्रिया करते हैं। मानव अपनी जो भी मतलब प्रौद्योगिकी, जो भी वायुयान हुआ या फिर अभी जैसे हम लोग वैक्सीन बनाए, तो प्रकृति से अनन्य क्रिया करके मतलब मानव अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से अनन्य क्रिया करता है। प्रौद्योगिकी किसी भी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। मतलब प्रौद्योगिकी किसी भी समाज के विकास की एक सूचक होती है, ये बोल रहा है प्रौद्योगिकी, ठीक। अब ये आ रहा है कि मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास करता है, जाहिर सी बात है। अर्थात घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना में अग्नि की खोज की गई है। इसी की सहायता से तीव्र गति से चलने वाले यान विकसित करने के लिए वायु गति की नियमों का प्रावधान किया गया है। इसका मतलब है कि जो प्रकृति में घटित हो रही है उसको देखा देखी में जो इंसान प्रेरित होकर जो बना रहा है, जो नियम कर रहे हैं, जो प्रौद्योगिकी का विकास किया जा रहा है, वही मानव के प्राकृतिकरण है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को आज की इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कुछ डाउट है तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए, ताकि आपकी कमेंट को हम लोग मतलब पॉइंट आउट करके उसको समझाने के प्रयास करें और इससे अच्छे से बेहतर से समझाने का प्रयास करेंगे अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।